नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि है मध्य प्रदेश की बोलियां। हमारे पाठ्यक्रम में 4 बोलियां दी गई हैं जिसमें हम निमाड़ी, मालवी, बुंदेली और बघेली पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन बोलियों को पढ़ने से पहले भी हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा कि ये बोलियां आई कहाँ से, मतलब कौन सी अपभ्रंश से निकली हैं, फिर कौन सी उपभाषा बनाती हैं और उनकी विशेषताएं भी हम इसके अंतर्गत देख लेंगे। तो बहुत सारी जो बेसिक सी बातें हैं वो पहले हमें देखना होगा और उसके बाद में फिर हम बोलियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा देखेंगे कि भाषा होती क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी। अपभ्रंश क्या है सर? जिस तरीके से हमें पता है कि भाषाओं में सबसे प्राचीन जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत को भी 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश देखने को मिलती है। तो जो अपभ्रंश भाषा है उसी से ही आधुनिक भाषाएं बनी हुई हैं और उन आधुनिक भाषाओं में कुछ उपभाषाएं भी हैं। उपभाषा भी जानेंगे कि क्या होगा और उनसे बोलियां निकली, तो हमें इसका क्रमबद्ध अध्ययन करना होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इस बोली की अपभ्रंश भाषा कौन सी है या इस बोली की उपभाषा कौन सी है। तो हमें ये सब डिटेलिंग में सब गहराई से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में सीधा हम बोलियों पर आएंगे। बोलियों के अंतर्गत हमें उनकी अवधारणा समझनी पड़ेगी कि बोलियां हैं क्या। उसके बाद में परिभाषाएं हम देखेंगे और अंत में हम इनकी विशेषताएं देखेंगे। यदि कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि भाषा और बोलियों के बीच अंतर बताइए, तो हम भाषा की विशेषताएं और बोलियों की विशेषताओं को एक दूसरे के सामने रख देंगे। हमारे अंतर स्पष्ट हो जाएंगे, अंतर प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद में उपभाषा एवं बोलियां। जैसा कि हमने देखा था, अपभ्रंश के अंतर्गत भाषाएं, आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं थी। उपभाषा के अंतर्गत बोलियां हैं। तो यहां पर हमें यह भी समझना पड़ेगा। तो आज की हमारे इस वीडियो में, आज के हमारे इस क्लास में हम इन पॉइंट के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो प्रत्येक क्लास होगी उसमें हम एक एक बोली को उठाकर उनके बारे में समझना शुरू करेंगे। जैसे मालवी की बात करेंगे तो मालवी का सामान्य परिचय देख लेंगे, क्षेत्र देख लेंगे, साहित्यकार कौन कौन से हैं वो देख लेंगे, यदि व्याकरणिक प्रारूप भी है उस बोली का तो वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद फिर बघेली, बुंदेली और अंत में निमाड़ी देखेंगे। तो ये हमारा क्रम होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं भाषा, उपभाषा, अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी, बोलियां, अवधारणा, परिभाषाएं और विशेषताएं। सबसे पहले हम भाषा से शुरुआत करते हैं। अब जितनी भी मैंने आपसे बात करी तो मैंने किसी माध्यम से बात की होगी, क्योंकि यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में कोई विचार चल रहा है और उस विचार को मुझे आप तक पहुंचाना है। तो उस विचार को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने शब्दों का प्रयोग किया, मैंने वाक्यों का प्रयोग किया और ये सब क्या है? ये भाषा की इकाइयां हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो भाषा के जरिए कर पा रहा हूं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, पुर्तगाली हो, कोई भी हो, लेकिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब आप एक बात और आपके दिमाग में उठ सकती है कि सर, यदि जो बोल नहीं पाता तो वो भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो उससे या वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है जहां पर संकेतों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं इन दोनों में सबसे विशिष्ट कौन सी है, तो वो है भाषा, जिसके अंतर्गत अपना एक व्याकरण होता है और उसी के द्वारा ही हम अपनी बातों को लिख पाते हैं, कह पाते हैं, समझा पाते हैं, सोच पाते हैं, आदि ये सारी चीजें होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी सर? अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम होगा, जो साधन होगा, उसे हम भाषा कहते हैं। तो मैं अपने विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आपके विचार मुझ तक आएंगे, तो वो कैसे आएंगे सर? वो भाषा के जरिए आएंगे। अब आप कह सकते हो सर भाषा के जरिए तो आ रहे हैं, अच्छी बात है, क्या लिपि के जरिए भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो लिपि जो है वो एक लिखित माध्यम है। यदि मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं
ठीक है, लेकिन आप मेरी बात या आप अपनी बात मुझ तक किसी ऐसे आवाज के द्वारा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये बाद में वीडियो देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कमेंट करके, आप व्हाट्सएप पर आदि जहां पर भी आप लिखकर भेजना चाहते हैं आप वहां भेज सकते हैं। तो वो एक लिखित माध्यम है जिसे हम लिपि कह देते हैं। जो वाचिक माध्यम होता है जिसमें बोला जाता है, जैसे ऑफलाइन क्लासेस है, मैंने बोला, आपने प्रश्न पूछा, फिर मैंने उत्तर बताया, आपने सहमति जताई, फीडबैक दिया, ये सब क्या है, तो ये भाषा के जरिए हो रहा है, इसमें लिखित माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए आगे बात करते हैं। सर इसकी विशेषताएं क्या क्या? सबसे पहली विशेषता तो है भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति होगी। कैसे सर? भाषा को सीखा जाता है, जैसे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, कोई भी भाषा है उसे हम सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि वह विशिष्ट होती है और उसका अपना एक व्याकरण होता है। तो ये हम अपने समाज से नहीं ले सकते हैं। समाज से हम किसको प्राप्त कर सकते हैं? बोलियों को। भैया मम्मी जो बोल रहे हैं, पिताजी जो बोल रहे हैं, दादा जो बोल रहे हैं, ठीक है, समाज जो बोल रहा है उसको हम धीरे धीरे सुनते हैं और सुनकर हम उसे बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो क्या है सर? वो बोली है, क्योंकि हमको अभी पता ही नहीं है कि किसी भी भाषा का व्याकरण कैसा होगा। तो उसे अर्जित किया जाता है। कैसे अर्जित किया जाएगा भाई? हमें या तो हम किसी स्कूल में जाएंगे या फिर किसी किताब को पढ़ेंगे, तो हम या तो किताब से अर्जित करें या तो हम किसी गुरु या शिक्षक से अर्जित करें, स्कूल जाकर, कॉलेज जाकर, ठीक है। वैसे शुरुआती तो स्कूल ही देखने को मिलते हैं, वहां से आप अर्जित करते हैं। तो सबसे पहली बात कि भाषा क्या है सर? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जैसे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो और आपको ऐसा लगता है कि 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप इंग्लिश स्पोकन क्लासेस जाओगे, वहां पर आपको सिखाया जाएगा। आपको बहुत सारे व्याकरण के सिद्धांत भी सिखाए जाएंगे, फॉर्मूलाज बताए जाएंगे। तो आपको किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ रहा है। आप ये भी कह सकते हो सन तो हम तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। भाई ऑनलाइन में भी आप अर्जित ही कर रहे हो, किताब से आप अर्जित ही कर रहे हो। आपको समाज से, माता पिता से बोलते हुए आप केवल सुनकर उस बात को प्राप्त नहीं कर रहे। तो पहला है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे समाज से नहीं, अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, चाहे हम शिक्षक से प्राप्त करें या फिर हम किताबों से प्राप्त करें। दूसरा, यह विचार संप्रेषण व भाव संप्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम है। अब एक बात समझिएगा कि कोई व्यक्ति आपके सामने आता है जो भाषा का प्रयोग करता है, या तो शुद्ध हिंदी या तो शुद्ध अंग्रेजी या फिर किसी अन्य भाषा का प्रयोग करता है, और एक कोई व्यक्ति आता है जो बोली का प्रयोग करता है। तो उत्कृष्ट माध्यम कौन सा होगा? आप कहेंगे सर जो भाषा का प्रयोग कर रहा है। हो सकता है बहुत सारी बोलियों के शब्द हमको आते ही ना हो, वो सही माध्यम नहीं है। तो जो यह विचार संप्रेषण का और भाव संप्रेषण, अपने भाव को एक दूसरे तक भेजने के लिए, क्योंकि भाषा में जो शब्दकोश होता है वो बहुत वृहद होता है, विस्तृत होता है। तो हर एक चीज के लिए एक शब्द बनाया गया है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो जल का प्रयोग करते हैं, और जब हम सामान्य तौर पर पीने के लिए मांग रहे हैं तो पानी का प्रयोग करते हैं। जब हम साहित्यिक तौर पर बात कर रहे हैं तो नीर की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि हमने अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। यह इसके वृहद शब्दकोश के कारण ही संभव हो पाया है। तो विचार संप्रेषण का, हम अपने विचारों को भेजना चाह रहे हैं, भाव को भेजना चाह रहे हैं, तो उसका जो उत्कृष्ट माध्यम है वो है भाषा। तीसरा क्या है सर? भाषा विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत अर्थात सर्वव्यापक होती है। मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी छत्तीसगढ़ में भी बोली जा रही है, मध्य प्रदेश में भी बोली जा रही है, राजस्थान में भी बोली जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जा रही है। इसके अलावा हम बात करें तो बिहार में, झारखंड में भी बोली जा रही है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली में भी बोली जा रही है। तो आप देखेंगे भाषा का क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, लेकिन बोली, मालवी बोली ज्यादा से ज्यादा
राजस्थान और मध्य प्रदेश में बोली जा रही है, और कुछ छोटे मोटे स्थान होंगे जहां पर वो बोली जा रही होगी। तो बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित है, लेकिन भाषा का जो क्षेत्र है वो सर्वव्यापक है, वो विस्तृत है। तो भाषा अपने क्षेत्र को विस्तृत रखती है। इसके बाद भाषा औपचारिक होती है। अब इस बात को समझाने से पहले एक छोटा सा दृश्य मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिएगा कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप गए, आप अपने बॉस से बात करेंगे, तो आप बॉस से बात कैसे करेंगे? बोली में करेंगे या भाषा में करेंगे? आप ये बोलेंगे, काय महाराज का हाल चाल है, ये बोलेंगे, या बोलेंगे सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून, सर सुप्रभात, महोदय सुप्रभात। तो आप कहेंगे सर ऐसी अटपटी सी बात है, सीधी सी बात है, हम जाएंगे तो भाषा का प्रयोग करेंगे, अर्थात गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलेंगे, सुप्रभात बोलेंगे, शुभ सायं बोलेंगे। हम ऐसा कोई शब्द बोली में नहीं बोलेंगे, का कर रहे हो, का नहीं कर रहे हो, ये अजीब लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपका उस बॉस के साथ जो संबंध है वो अनौपचारिक नहीं है, वो इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है, औपचारिक संबंध है। और जब औपचारिक संबंध होगा तो आप वहां पर भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि अनौपचारिक संबंध हुआ, मान के चलिए आप वहां पर आप उनको बॉस मान रहे हैं, उसके बाद में पता चला कि वो भी बुंदेलखंड के हैं, मैं भी बुंदेलखंड का हूं, तो चलिए चाय पे चर्चा करने चलते हैं। तो हम बीच के गैप में चाय पर चर्चा करने के लिए बाहर चले गए ऑफिस से, तो हम बात करने लगे, और मोड़ा का हालचाल है। तो अब जब वो बोली में बात करने लग गए, इससे क्या मतलब हुआ कि आपका जो संबंध है अपने बॉस से वो अनौपचारिक हो गया है, अब औपचारिक नहीं रहा है, ठीक है। जैसे ही आप वापस से ऑफिस में जाओगे फिर संबंध औपचारिक हो जाएगा, भाषा में बात करना शुरू कर दोगे। जैसे ही बाहर आओगे, यदि वो चाहता है तो आपका अनौपचारिक संबंध होगा। तो अनौपचारिक जब संबंध होगा तो बोली का प्रयोग करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना है, भाषा जो है वो औपचारिक होती है। इसके बाद भाषा में अपनेपन के भाव का अभाव होता है। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मोदी जी जब भी चुनाव रैली में जाते हैं तो उस क्षेत्र की भाषा को बोलने लगते हैं, उस क्षेत्र में जैसी वेशभूषा चलती है उसको पहनने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा ही कि बस लोगों को अच्छा लगे? नहीं। जब भी आप उस बोली का प्रयोग करते हैं, जैसे बुंदेलखंड में गए तो बुंदेली में बोल रहे हैं, मालवा में आए मालवी बोल रहे हैं, निमाड़ में गए निमाड़ी बोल रहे हैं, बघेलखंड में गए बघेली बोल रहे हैं, उत्तराखंड हिमाचल में गए कुमाऊनी गढ़वाली बोल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि आपने ये बताया कि मैं आपके बीच का व्यक्ति हूं, मुझसे आप अपनापन रखिए और वोट दीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जब हम वहां की वेशभूषा बोली का प्रयोग करते हैं, हम भाषा का प्रयोग नहीं करते, हम शुद्ध अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। आप तो ये तक देख लीजिए, चलिए मैं थोड़ा सा इसको और बताऊं कि जो बाहर की कंपनियां हैं, ठीक है, जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी भारत में आकर क्षेत्रीय भाषाओं क्षेत्रीय बोलियों के आधार पर ही क्या बनाती हैं? एड्स बनाती हैं। और फिर क्यों? क्योंकि लोगों को अपनेपन का भाव होने लग जाए, ठीक है। एक लक्स की जो एड है वो बंगाली में भी है, कन्नड़ में भी है, ठीक है, इस तरीके से है। बोलियों में तो वो नहीं आती, बट फिर भी एक बड़े से बड़े क्षेत्र को जो है वो कवर कर लिया जाता है। तो जो बोलियां होती हैं वो अपनेपन का भाव रखती हैं, लेकिन भाषा अपनेपन का भाव इनमें नहीं होता। भाषा में अपनेपन का भाव नहीं होता क्योंकि ये औपचारिक होती हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सुधार करना चाहूंगा, क्योंकि बोली का भी अपना एक व्याकरण होता है, लेकिन वो संक्षिप्त व्याकरण होता है, ठीक है, और क्षेत्र के हिसाब से उसमें कुछ बदलाव होते जाते हैं। लेकिन मैं कहूं एक विस्तृत व्याकरण भाषा का होता है, जिसमें कई सारे नियम होते हैं, कई सारे उपनियम होते हैं, कई सारे सिद्धांत होते हैं। तो वहां पर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, एक विस्तृत व्याकरण होता है, जिसमें नियम, उपनियम और विशेषतः सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन
बोली का भी अपने एक छोटू सा व्याकरण होता है। शायद हम जब बोलियां पढ़ेंगे तो उनके बारे में भी, कुछ नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से बदलते जाते हैं। उनका प्रयोग लोगों को करना होता है तो करते हैं, नहीं करना होता है तो नहीं करते हैं। लेकिन भाषा में इन नियमों को मानना कह सकते हैं कि जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए हमने संधि पढ़ा, सारे नियम पढ़े, समास पढ़ा, सारे नियम पढ़े, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें शब्द शक्ति, उसमें सारे नियम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या बता रही हैं, वो बात कर रही हैं कि भाषा के अपना एक व्याकरण, विस्तृत महत्वपूर्ण एक व्याकरण होता है। हर एक भाषा का अपना संरचनात्मक ढांचा होता है। हर एक जो भाषा होगी उसका एक स्ट्रक्चर होता है और उसके द्वारा ही हम उसे जानते हैं। जैसे मैंने अंग्रेजी भाषा की बात करी तो आपको इसमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका एक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब मैं हिंदी की बात करता हूं तो सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं कर्ता, हिंदी कर्म, पढ़ा रहा हूं क्रिया, ठीक है। तो हर भाषा का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें दोस्तों, तो भाषा की विशेषताओं में ये सारी विशेषताएं होती हैं। यदि कुछ चीजों को उल्टा कर दिया जाए, मतलब विलोम कर दिया जाए, तो वो बोली की विशेषताएं बन जाएंगी। आगे भी हम चर्चा इसकी करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एक भाषा देखने को मिलती है जो कि है संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया है। संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका समय काल रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो ये सबसे पहले हमको सबसे प्राचीन जो भाषा जिसके साक्ष्य मिले हैं वो देखने को मिलती है संस्कृत। संस्कृत में के दो रूप हैं। पहला है वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों को रचा गया, जिसमें आपको वैदिक मंत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे कि नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः, ये जो आपने अभी सुना ये एक वैदिक मंत्र है। उस वैदिक मंत्र को किस भाषा में लिखा गया, वो वैदिक संस्कृत में लिखा गया, उसे वैदिक संस्कृत के ही स्ट्रक्चर में रखा गया। और जब हम लौकिक संस्कृत अहम या फिर वृक्षात पत्रम पतति, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये जो भाषा हो गई ये बोलचाल की भाषा हो गई, ये पुराणों की भाषा हो गई जहां पर सरल करके लिखा गया। यह महाकाव्यों की भाषा हो गई जहां पर सरल रूप में लिखा गया जो अन्य आम जनता तक सामान्य रूप से पहुंच सके। वैदिक संस्कृत जटिल थी, लौकिक संस्कृत जटिल नहीं थी। तो हमें यह देखने को मिलता है। इसके बाद संस्कृत के बाद आपको एक भाषा देखने को मिलती है, वो है पाली। और पाली का समय रहा है दोस्तों, वो रहा है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक। 1500 कह रहा हूं, हाँ 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक तो पाली आ जाती है। पाली के बाद में आती है वो है प्राकृत। अच्छा, पाली किस लिए प्रसिद्ध है तो हमें पता है, बौद्ध धर्म के जो पिटक लिखे गए हैं वो पाली में लिखे गए हैं। बहुत सारे ग्रंथ जो मिलते हैं वो पाली में देखने को मिलते हैं। जो बौद्ध के भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली में लिखे गए हैं, तो वो पाली है। प्राकृत जैन धर्म से संबंधित है। ये पहली सदी से 500 ईस्वी तक देखने को मिलती है। ये पहली सदी से 500 ईस्वी तक देखने को मिलती है और ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद हमारी एक भाषा आती है जिसे हमने कहा अपभ्रंश। इसका जो समय काल है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक।
और इसके बाद में एक भाषा और आती है, वो है हमारी हिंदी। इसका जो समय काल रहा है 1000 ईस्वी से अब तक। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर हमने कुछ जगहों पर पढ़ा है कि अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट भी एक भाषा थी जो आई थी। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, गलत नहीं पढ़ा है, क्योंकि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में आपको एक भाषा और देखने को मिलती है, वो है अवहट्ट। तो आप कहेंगे सर फिर आपने क्यों नहीं लिखा? वो यहां पर इसलिए नहीं लिखा हमने बीच में क्योंकि अपभ्रंश के इसने 100 साल लिए और हिंदी के 100 साल लिए, और फिर इसका एक समय काल बनता है, वो है 900 से 1100। 900 से 1100, तो हम इसे साइड में लिखते, ठीक है। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में आपको, अच्छा इसने अपभ्रंश को भी कवर किया है और हिंदी को भी, इसलिए इसे क्या कहा गया? इस अवहट्ट को कहा गया संक्रमणकालीन भाषा या संक्रांतिकालीन भाषा, यह भी कहा गया है। तो यह अपभ्रंश और हिंदी के बीच में जो देखने को मिल रही थी वो अवहट्ट है। लेकिन हमारा संबंध सीधा किससे था? अपभ्रंश से था। अर्थात जो अपभ्रंश की भाषाएं थी वही बाद में हिंदी की आधुनिक भाषाएं बनी, ठीक है। जैसे हम बात करें, कुछ उपभाषा है, मराठी है, बांग्ला है, उड़िया है, ठीक है, पहाड़ी है, ये सारी बनी है। तो अपभ्रंश से हिंदी की आधुनिक भाषाएं बनी हैं। इसलिए ध्यान रखना, आपसे यह पूछा जा सकता है कि मालवी किस अपभ्रंश से बनी है? अब आप कहोगे सर भाषाएं थोड़ी बोली में है। अरे भाई ध्यान रखना, बोलियां उपभाषाओं से और उपभाषा अपभ्रंश से, ये आपको कनेक्शन एक बार अच्छे से देखना है, मैं बताऊंगा सब, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास में अपभ्रंश की कौन कौन सी भाषाएं हैं। अपभ्रंश की हमारे पास दोस्तों भाषाएं हैं शौर सैनी। सबसे पहला है शौर सैनी, ठीक है। अभी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके अंतर्गत एक उपभाषा है और उसके अंतर्गत ही हमको हमारे सिलेबस में दी गई बोली भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैसे? शौर सैनी के अंतर्गत आपको पश्चिमी हिंदी देखने को मिलती है। दोस्तों ध्यान रखना, पश्चिमी हिंदी कोई भाषा नहीं है। पश्चिमी हिंदी ये बोलियों का एक ग्रुप है जिसे हम उपभाषा कहते हैं। ध्यान रखना, भाषा हिंदी है, ठीक है, लेकिन उपभाषा क्या है? उपभाषा का मतलब है जो बोलियों का एक ग्रुप है। बोलियों का जो एक ग्रुप होगा वो उपभाषा कहलाएगा। तो पश्चिमी हिंदी कोई भाषा नहीं है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी है उपभाषा, जिसके अंतर्गत आपको एक बोली देखने को मिलेगी। और सर वो कौन सी बोली है? तो वो है बुंदेली। कौन सी है दोस्तों? बुंदेली है। क्या बुंदेली हमारे सिलेबस में है? बिल्कुल है सर, ठीक है। उसके बाद में हमें राजस्थानी उपभाषा देखने को मिलती है। अब राजस्थानी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत ही हमें एक बोली देखने को मिलेगी जो हमारे सिलेबस में है। सर कौन सी है बता दीजिए? वो है मालवी, ठीक है। और फिर इसमें गुजराती देखने को मिल गई। अब प्रश्न यह बन सकता है कि बुंदेली बोली किस अपभ्रंश से निकली है? तो बुंदेली पश्चिमी हिंदी की एक बोली है और यह किस अपभ्रंश की है? शौर सैनी की। आपसे यह पूछा जा सकता है कि मालवी किस अपभ्रंश से निकली है? तो मालवी राजस्थानी की एक बोली है जो कि शौर सैनी से निकली है, यह ध्यान रखना। इसके बाद अर्धमागधी। अर्धमागधी में आपको पूर्वी हिंदी देखने को मिलता है और पूर्वी हिंदी से आपको एक बोली निकलते हुए मिलती है, वो है बघेली, और बघेली भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अर्धमागधी पूर्वी हिंदी एक उपभाषा है। अब हम देखेंगे इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। बघेली, इसके अंतर्गत आपको बोली देखने को मिलती है। तो बघेली किस अपभ्रंश की बोली है? तो ये
किसकी बोली है? पूर्वी हिंदी की। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश की है? अर्धमागधी की। ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक मागधी देखने को मिलता है, तो हम ध्यान रख लेंगे मगध मतलब बिहार के आसपास का जो क्षेत्र, तो बिहारी एक उपभाषा है। फिर बांग्ला, उड़िया और असमिया ये मागधी उपबोली की बोलियां हैं, ठीक है। सॉरी, ये बोलियां नहीं है, ये तो आपकी भाषाएं होंगी, कुछ उपभाषाएं हैं और कुछ भाषाएं होंगी, ठीक है। लेकिन बिहारी के अंदर भोजपुरी ये बोली है। तो यदि पूछा जाए, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमको 4 बोलियां दी गई हैं, उनके अंतर्गत प्रश्न आएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए भोजपुरी किस अपभ्रंश की है? तो भोजपुरी बिहारी और बिहारी मागधी की, ठीक है। इसके बाद खस, खस पहाड़ी हिंदी, ठीक है, पहाड़ी हिंदी इसमें उपभाषा जाएगी। पैशाची लहंदा और पंजाबी, ब्राचड़ सिंधी और महाराष्ट्री मराठी। तो ये जो सबकी सब आपको देखने को मिल रही हैं दोस्तों, ये आधुनिक भाषाएं हैं, ठीक है। आधुनिक भाषाएं ये किस परिवार के अंतर्गत आती हैं? तो एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो आधुनिक हिंदी या जो आधुनिक भाषाएं हैं ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, इसलिए यहां पर आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम देखने को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो अपभ्रंश से निकली हुई आधुनिक भाषाएं हैं, जो कि भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रख सकते हो, यहां से भी प्रश्न जो है वो बहुत मुश्किलों से बन सकता है, ठीक है। कह सकते हैं कि कम चांसेस हैं कि यहां से प्रश्न बने, लेकिन फिर भी ठीक है, जान लेना कोई बुरा नहीं है। तो आधुनिक हिंदी या आधुनिक भाषाएं किस परिवार की हैं? भारोपीय परिवार की। इसलिए आपको यहां पर जो भी देखने को मिल रही हैं वो भारोपीय परिवार की भाषा होंगी, चाहे वो पश्चिमी हिंदी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, पूर्वी हिंदी हो, बिहारी, बांग्ला, उड़िया या असमिया हो, पहाड़ी हो, लहंदा, पंजाबी हो, सिंधी हो या मराठी हो। यहां तक क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी अपभ्रंश, और अपभ्रंश की आधुनिक भाषाएं कौन सी है। इनमें 2-3 तो आप अच्छे से ही पढ़ लेना, जिसमें शौरसेनी, अर्धमागधी, ठीक है, 1 और 2, ये 2 अच्छे से पढ़ लेना बस, क्योंकि इनके अंतर्गत पूछा जा सकता है मालवी की कौन सी अपभ्रंश है, तो आपको मालवी की राजस्थानी, राजस्थानी शौरसेनी, ये आपको रिलेशन अपने दिमाग में अच्छी तरीके से जमा कर रखना है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बोलियां, जिसमें अवधारणा, परिभाषाएं और विशेषताएं देखने वाले हैं। सबसे पहले बोलियां हैं क्या सर? तो भारत जैसे बहुभाषिक देश में जब कोई भाषा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या समाज में अपनी विशिष्ट ध्वन्यात्मक, जैसे कहा जाता है ना कि हमारे भारत में हर 10 किलोमीटर के बाद पानी और हर 20 किलोमीटर के बाद वाणी बदल जाती है, तो उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो विशेष भौगोलिक क्षेत्र है, या समाज में अपनी विशिष्ट ध्वन्यात्मक है, किस तरीके की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर वा को बा कहा जाता है तो हम वन नहीं बन कह देते हैं, कहीं नीमच वाले क्षेत्र में सा को हा कहा जाता है, यहां पर सपरना को हपरना कह देते हैं। तो हमें विशिष्ट ध्वन्यात्मक विकार देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, रूपात्मक देखने को मिलता है, कहां पर किस शब्द को कहां पर हमें जोड़ना है, तो स्ट्रक्चर भी अलग अलग बदल कर आ जाएगा। शब्दावलीगत मतलब हर जगह पर हो सकता है अलग अलग शब्द चलता हो, ठीक है। जैसे बकरा को बुकरा कह देते हैं हम, ठीक है, तो ये शाब्दिक आपको देखने को मिल जाता है। कहीं पर धनिया कह देते हैं, कहीं पर कोतमीर कह देते हैं, ठीक है, कहीं पर चटनी कह देते हैं। बुंदेलखंड में चटनी शब्द बहुत प्रचलित है, कहीं पर धनिया कह देते हैं, कहीं पर कोतमीर कह देते हैं। तो जो शब्दावलीगत विशेषताएं हैं उनके साथ प्रचलित होती हैं, उसे बोली कहा जाता है। तो ये जो हमारा देश है बहुभाषिक देश है, विविधता में एकता वाला देश है। आपको 10 किलोमीटर के
बाद पानी और 20 किलोमीटर के बाद वाणी बदलते हुए देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र या इसके अलावा की शब्दावलीगत विशेषताएं, रूपगत विशेषताएं या विशिष्ट ध्वन्यात्मक विशेषताएं देखने को मिलती हैं, उसी प्रारूप को हम बोली कह देते हैं। ठीक है, अर्थात बोली भाषा की जड़ है, भाषा का प्रारंभिक रूप बोली से विकसित होता है। तो यदि हम कहें कि हम उस बोली को विशिष्ट बना दें, जैसे अभी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, वो कौन सी बोली रही होगी? तो वो दोस्तों वो रही है खड़ी बोली। हमने उसको परिष्कृत किया, ठीक है, हमने उसका व्याकरण बनाया। सर व्याकरण कैसे बनाया? भाई हमने संस्कृत से उधार लिया है, हमने थोड़े बहुत चेंजेस करके और हमने अपना एक व्याकरण बनाया है, लेकिन उसका बेस क्या है? उसका बेस है संस्कृत। तो वो किसका परिष्कृत रूप है? तो वो खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है। 3 बोलियां चल रही थी, अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। खड़ी बोली को जब परिष्कृत किया गया तो वो वर्तमान की हिंदी के रूप में परिवर्तित हो गई, परिवर्धित हो गई। क्लियर है? अब यहां पर परिभाषाओं की बात करें तो डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का जो प्रादेशिक रूप है वो बोली कहलाता है। मतलब जो भाषा है उसको और छोटे क्षेत्र में लेकर आए और उसको और छोटे क्षेत्र में लेकर आए तो फिर वो बोली बन गया। ठीक है, और छोटे रूप में लेकर आओगे तो वो उपबोली बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम मालवी की बात करें तो मालवी में भी आपको कुछ क्षेत्रों में दशपुरी, मंदसौर के क्षेत्र में दशपुरी देखने को मिलेगी, कुछ क्षेत्रों में सौंदवाड़ी देखने को मिलेगी, कुछ क्षेत्र में जो है वो आदर्श मालवी देखने को मिलेगी। तो और छोटे क्षेत्रों में मैं बांट दूं तो हम उसे उपबोली भी कह देंगे। ठीक है, उसके बाद भाषा विज्ञान की दृष्टि से मानक भाषा की तुलना में क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा रूप बोली होती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय, ये ध्यान रखना, स्थानीय जो भाषा रूप है वो बोली कही जाएगी। लेकिन किसकी तुलना में? मानक भाषा की तुलना में। हिंदी अब मानक भाषा का रूप बन गई है, उसकी तुलना में क्षेत्र विशेष में, कोई छोटे से क्षेत्र, कोई क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो बोली होगी या जो स्थानीय भाषा रूप होगा वो बोली कहलाएगा। देखो है तो वो भाषा ही, भाषा का मतलब अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम, लेकिन कैसा है? वो है स्थानीय भाषा रूप। ध्यान रखिएगा यहां पर एक शब्द मिला, स्थानीय भाषा रूप, वरना आप एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, सर बोली भी तो भाषा ही है, क्योंकि परिभाषा में तो आपने क्या देखा था? अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा होती है। तो मैं अपनी मां से बात कर रहा हूं तो मैं अपने विचारों का आदान प्रदान ही तो कर रहा हूं, लेकिन वो भाषा का कौन सा रूप है? वो स्थानीय भाषा का रूप है। आई होप यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं बोलियां या बोलियों की विशेषताएं। बिल्कुल मैंने कहा था कि जो भाषा की विशेषताएं हैं उन्हें आप विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, प्रतिलोम कर दीजिए, तो आपको यहां पर बोली की विशेषताएं मिल जाएंगी। पहले हमने भाषा की विशेषता देखी थी कि वो अर्जित संपत्ति है, लेकिन बोली जो है वो पैतृक संपत्ति है। पैतृक कैसे? हम अपने माता पिता से, समाज को सुनकर सीखते हैं। वो जो कह रहे हैं, माता पिता गालियां देते होंगे तो हम गालियां सीखेंगे, माता पिता अच्छे अच्छे भजन गाते तो हम भजन सीखेंगे। माता पिता जैसी बोली का प्रयोग करेंगे हम वैसी बोली को बोलेंगे। मान के चलिएगा कि जन्म बच्चे का हुआ है हिंदुस्तान में, लेकिन बाद में माता पिता चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर या फिर ब्रिटेन, तो जो वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चा भी वही सीखेगा। बच्चा जरूरी नहीं है कि जन्म यहां पर भारत में हुआ तो फिर वो भारत की भाषा सीखे, नहीं, वो जिस क्षेत्र विशेष में है उनके माता पिता जिस बोली का, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सीखेगा। तो वो पैतृक संपत्ति होती है, अपने माता पिता, समाज से, वातावरण के हिसाब से सीखता है। यह विचार व भाव संप्रेषण का साधारण माध्यम है, यह उत्कृष्ट माध्यम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास में शब्दावली ज्यादा नहीं है,
इसके पास में हो सकता है कि व्याकरण का वो नियम उपनियम का बहुत बड़ा विस्तृत संरचना ना हो, इसलिए ये एक साधारण माध्यम होता है। अब खुद समझिए कि आपके सामने आपकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई, ठीक है, एक आपके सामने एक बड़े से शोरूम जैसी शॉप है, ठीक है, जो सर्विस करती हैं, और एक जो है वो जो झोपड़ी में रखे हुए है। आप किससे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? आप अट्रैक्ट होंगे जिसके पास में ज्यादा आपको या बड़ी दुकान देखने को मिल रही है, और आपको लग रहा है कि आपके पास में जो गाड़ी है इसके जो पार्ट्स हैं वो आपको यहीं मिल सकते हैं, तो आप वहां आकर्षित होगे। तो उत्कृष्ट माध्यम तो ये है, लेकिन ये भी तो माध्यम है ही ना, हो सकता है कुछ ना कुछ जुगाड़ में काम हो जाए, तो साधारण माध्यम ये है, ठीक है। तो उत्कृष्ट भाषा, लेकिन बोली साधारण माध्यम। बोली सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, जैसे हमने कहा बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में, बघेली बघेलखंड क्षेत्र में, निमाड़ी निमाड़ क्षेत्र में, मालवी मालवा क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र हैं छोटे छोटे, लेकिन भाषा भाई ये प्रदेशों में, बहुत बड़े बड़े प्रदेशों में बोली जा रही है, और बहुत अधिक, सर्वाधिक अपने आप को व्यापक किए हुए, ठीक है। उसके बाद बोली में अपनेपन का भाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने कहा था कि मोदी जी जहां पर भी जा रहे हैं बोली का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनेपन का भाव होता है, हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, भाषा का प्रभाव उतना नहीं पड़ता, ठीक है। बोली अनौपचारिक होती है, औपचारिक नहीं होती, इनफॉर्मल होती है, और बोली का अपना व्याकरण नहीं होता है। सामान्य तौर पर यही लिखा गया है, लेकिन फिर भी हम ये कहें कि इसका व्याकरण होता है, लेकिन वो बहुत संकीर्ण व्याकरण होता है। इसके कुछ नियम उपनियम, ऐसे कोई विशेष सिद्धांत देखने को नहीं मिलते, बट फिर भी बहुत सारी किताबों में यह लिखा गया कि बोली का अपना व्याकरण नहीं होता है, तो हम यही मान लेते हैं नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उपभाषा और बोलियां। हमने देखा था दोस्तों कि एक उपभाषा थी, और वो उपभाषा थी राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी। लेकिन राजस्थानी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो हमने देखा था पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती ये शौर सैनी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और शौर सैन गुजराती इसके अंतर्गत आती है। तो हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत आपको कौन कौन सी बोलियां देखने को मिलेगी? पहला तो है मारवाड़ी। सर उपभाषा क्या है? मैं फिर से बता देता हूं, उपभाषा का मतलब है जो बोलियों का समूह है, जो बोलियों का समूह होगा वो उपभाषा कहलाएगा। तो भाई राजस्थानी यदि उपभाषा है तो इसमें बोलियां होंगी, तो कौन कौन सी बोलियां हैं? एक है मारवाड़ी, जिसे हम पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं। एक है जयपुरी, या जिसे हम ढूंढाड़ी कहते हैं, ये पूर्वी राजस्थानी है। मेवाती, इसे हम उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। लेकिन जो हमारे काम की है, जिसे हमें विस्तार से पढ़ना है, वो कौन सी है सर? वो है मालवी। वो कौन सी है? मालवी। और ध्यान रख लीजिएगा, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा गया है। इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा गया है। ये राजस्थान एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब आपके, एक मिनट यहां दिया होगा, हाँ ये वाला क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, जैसे कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, ठीक है, इसके अलावा धार, इंदौर, उज्जैन, ठीक है, देवास, यहां पर जो बोली जा रही है वो कौन सी है? आपकी मालवी है। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो राजगढ़ में भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर लेकिन आपको उमठवाड़ी देखने को मिलेगी। तो ये जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो आपको मालवी से संबंधित मिलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो अभी हम और चर्चा करेंगे। ये राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, वो है पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी देखा, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, या मेवाती और मालवी। मालवी को हमें विस्तार से पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना, ये दक्षिण राजस्थानी के नाम से जानी जाती है। इसमें है कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रज भाषा और कन्नौजी। लेकिन हमें पढ़ना जो है वो कौन सी पढ़ना है? वो पढ़ना है दोस्तों बुंदेली।
ठीक है, तो 5 बोलियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू जो हरियाणा में बोली जा रही है, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। कौरवी या खड़ी बोली दिल्ली में, ठीक है, बांगरू या हरियाणवी हरियाणा में, ब्रजभाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और कन्नौजी उत्तर प्रदेश। तो ये 5 बोलियां आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो यदि पूछा जाता है कि बुंदेली किस अपभ्रंश की है, तो शौरसेनी की किस उपभाषा की है, तो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपको 3 बोलियां देखने को मिल रही हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी, और जो हमारे सिलेबस में दी गई है वो है बघेली। बघेली उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ये पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अवधी उत्तर प्रदेश, और छत्तीसगढ़ी नाम से ही पता चल रहा है छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी। इसके बाद में हम बिहारी की बात करें, इनको बस हम पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। बिहारी, बिहारी में भोजपुरी, मगही या मगधी और मैथिली। देखना, मगही को ही हम मगधी कहते हैं, मगध की भाषा। तो भाई कहां है मगध? हमें पता है बिहार में। तो भोजपुरी है बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में, मगही मगधी है बिहार, झारखंड में, मैथिली बिहार और झारखंड में बोली जाती है। तो बिहार, झारखंड और भोजपुरी का ये उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो हमारी बिहारी उपभाषा की भोजपुरी, मगही और मैथिली को अपने में संजोए रखती है। इसके बाद हम पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी में आपको मिलेगी पहाड़ी, गढ़वाली और कुमाऊनी, जो कि खस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पहाड़ी में दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाली उत्तराखंड और कुमाऊनी हिमाचल प्रदेश, ये आपको देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो हमारे पास 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और खस देखने को मिलती है। ठीक है, राजस्थानी शौरसेनी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी शौरसेनी के अंतर्गत, बघेली आपको मागधी के अंतर्गत, अर्धमागधी के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर मैप के जरिए और देख लेते हैं कि यहां पर बुंदेली है। ये तो बुंदेली वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ये सब आपका क्षेत्र बुंदेली वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर थोड़ा बुंदेली भी है और मालवी भी है। ठीक है, ये बुंदेली वाला क्षेत्र है। चाहे हम बात करें बैतूल की, नर्मदापुरम की, हरदा की, नरसिंहपुर की, जबलपुर की, ठीक है, मंडला की, टीकमगढ़ की, तो ये सारी की सारी जो है वो आपको बुंदेलखंड के देखने को मिलती हैं। यदि अब मैं बात करूं आपकी बघेली की, तो ये पूर्व क्षेत्र वाला, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है सीधी, सिंगरौली, ये सब आपको जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है ये आपका बघेली का क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बघेली है वो थोड़ी सी बुंदेली मिश्रित है। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है, सर यहां तो बुंदेली है। नहीं, यहां पर आपकी बघेली है लेकिन बुंदेली मिश्रित बघेली है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, बुंदेली में अच्छा ये भी हो गया। अब ये बुंदेली भी जो है ये भी आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद मालवी की बात करें तो मालवी है ये वाला देख लेते हैं। ये है मालवी। ठीक है, नीमच, मंदसौर, रतलाम वाला क्षेत्र, इंदौर, उज्जैन, देवास वाला क्षेत्र, ठीक है, आगर मालवा वाला क्षेत्र, विदिशा, देवास वाला क्षेत्र, ये सारे आपके मालवी है। और निमाड़ी की बात करें, निमाड़ी की बात करें तो निमाड़ी वाला है ये क्षेत्र। ठीक है, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, ठीक है, खरगोन, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये निमाड़ी के हो जाएंगे। इनको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कहां जब एक एक बोली को पढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले आएंगे, राजस्थान के कौन से जिले आएंगे, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो बस हमने एक नक्शे में बस देख लिया, मैप में देख लिया कि भाई कहां पर किस तरीके से
बोली बोली जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ में आई होगी। अगले वीडियो से हमारी जो शुरुआत होगी वो मालवी की होगी, मालवी की बात करेंगे। ठीक है, और इसको समझेंगे अच्छी तरीके से, साहित्य, साहित्यकार देखेंगे, उसके बाद हम क्षेत्र देखेंगे अच्छे से। जैसे कि यदि हम मालवी की बात करें तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र हैं, जिले हैं, मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं वो भी देखेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे, और उनका यदि व्याकरण का प्रारूप है तो हम उनको भी देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके दूसरे वीडियो में, जिसमें हम अपने मालवी बोली को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।